इस पाठशाला में। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है या जो साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अवस्था फलन क्या होता है या बिंदु फलन क्या होता है, अथवा इसी को हम कहेंगे मार्ग का फंक्शन क्या होता है या पाथ फंक्शन क्या होता है। तो देखो दोस्तों, समझते हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। तो चलो देखो, ऐसे मान के चलते हैं हम लोग। ये टॉपिक हम थोड़ा इसके बाद देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला हमारा टॉपिक है मार्ग और एक फलन, या इसी को हम क्या कहेंगे? पाथ फंक्शन। तो ये थोड़ी ओरली हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इसका नेम क्या है? मार्ग, फलन या पाथ फंक्शन। मतलब कि कोई ऐसा फंक्शन जो किस पे डिपेंड करे? पाथ पे डिपेंड करे। किसी भी प्रोसेस में अपनाएगा जो उसका पाथ होगा, जो रास्ता होगा, जो मार्ग होगा, उस पर निर्भर करे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मार्ग, फलन या पाथ फंक्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं बिंदु फलन। दूसरा एक अपना ये हो गया और सेकंड हो गया अपना बिंदु फलन। बिंदु फलन, बिंदु फलन या इसी को हम लोग क्या कहते रहे? या अवस्था फलन, या इसी को हम क्या कहेंगे? अवस्था फलन या फिर बिंदु फलन। देखो, अवस्था फलन या बिंदु फलन से मतलब क्या है? कोई भी ऐसा फंक्शन जो केवल निकाय की प्रथम या ऐसे कह लो स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन और जो लास्ट पोजीशन है या फाइनल पोजीशन है उस पर निर्भर करे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? अवस्था फलन, या इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टेट फंक्शन। ठीक है, अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन, या इसी को हम कहेंगे पॉइंट फंक्शन या बिंदु फलन। तो देखो, ये तो सिंपल सी परिभाषा होगी। जैसे कि हम एक लाइन में अगर इसका डिस्कस करें तो मार्ग फलन से मतलब क्या होता है? तो कोई भी ऐसा फलन जो किसी प्रोसेस में अपनाए, मतलब कोई भी ऐसा फलन जो किस पर निर्भर करे? निकाय द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करे, उसको हम कहेंगे मार्ग फलन या आपका पाथ फंक्शन। और नेक्स्ट आपका क्या है? सेकंड है आपका बिंदु फलन या पॉइंट फलन, या इसी को हम लोग कहेंगे अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन से मतलब ऐसा है कि आप किसी भी रास्ते से जाओ, कोई भी प्रोसेस हो, किसी भी प्रकार से हो, जो चेंजेस होंगे वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करेंगे। मतलब मार्ग को, उस पर कोई मतलब नहीं किस मार्ग से आपने प्रोसेस को कंप्लीट किया है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देंगे? ऐसे फंक्शन को हम कह देंगे पॉइंट का फंक्शन या बिंदु फलन, अर्थात या इसी को ऐसे कहते हो अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन। कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो एग्जाम्पल से देखो, आप ऐसे समझ लो। एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि कोई पॉइंट ए है, ए, और हमने यहाँ पे माना कोई दूसरा पॉइंट बी है, ए वाला। आप देखना जरा ध्यान से। एक व्यक्ति है, ए से बी तक गया इस रास्ते से, इस व्यक्ति का नाम दे दिया पी। दूसरा व्यक्ति है, वो ए से बी तक गया इस रास्ते से, इसका हमने नाम दे दिया क्यू। एक तीसरा व्यक्ति है, वो यहां तक गया, इसको ऐसे बना दे रहे, वो ए से बी तक गया, मान लो ऐसे इस रास्ते से, इसको हम इस व्यक्ति का नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया आर। ये हो गया आर। तो एक बात तो देखो, कोई भी प्रोसेस रहा होगा, जनरल हम सीधी सीधी भाषा में समझ ले रहे हैं। एक छोटा सा कि एक बिंदु यहाँ पे है इनिशियल पॉइंट, और दूसरा बिंदु आपका ये है सेकंड वाला बी, जिसको हम कह रहे हैं फाइनल पॉइंट। तो कोई व्यक्ति यहां से चल रहा है और बी तक जा रहा है। तीन व्यक्ति हैं, पी, क्यू, आर। एक बात बताओ आप लोग, हमने ऐसा मान के चल रहे हैं कि तीनों व्यक्ति एक समान स्पीड से चलते हैं। तो आप जरा बताना, चलो इसको ऐसे भी कह दे रहे हैं, जो ये रास्ता है, ये वाला सबसे छोटा रास्ता है, थोड़ा सा बड़ा रास्ता है, ये सबसे बड़ा रास्ता है। तो एक बार बताओ, अगर हम कहेंगे तीनों व्यक्तियों द्वारा बिंदु ए से बी तक जाने में जो समय लिया गया होगा वो समान समय लिया गया होगा कि अलग अलग समय लिया गया होगा? आपको तो कॉमन सेंस लगा के देखो, ए से बी तक जा रहे हैं, एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये हो गया, तीसरा रास्ता ये हो गया। ये मान लो कोई एक शहर है, एक सिटी है ये, और दूसरा शहर मान लो ऐसे मान लिया, दूसरा शहर है बी। तो ए शहर से बी शहर तक जाने में तीनों लोग समान स्पीड से चल रहे हैं। पी भी जा रहा, क्यू भी जा रहा, आर भी जा रहा। ये सबसे छोटा रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता, और उससे भी बड़ा रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता ये हो गया। तो एक बार बताओ, तीनों द्वारा लिया गया समय जो होगा वो समान समान होगा कि अलग अलग होगा? सीधी सीधी बात है। आप लोग कहोगे जब सबकी स्पीड सेम है तीनों लोगों की, तो तीनों लोग ऑब्वियसली अलग अलग समय लेंगे। जो छोटा सा रास्ता होगा वो वाला जल्दी, जो वो वाला व्यक्ति होगा जल्दी पहुंच जाएगा। वो जो थोड़ा सा बड़ा रास्ता होगा उसमें थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा, और जो सबसे बड़ा रास्ता होगा उसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। अर्थात हम ऐसा कहते हैं कि जो समय है
जो यहाँ से एक शहर ए से बी तक जाने का जो समय है वो रास्ते पर निर्भर कर रहा है। मतलब हम किस रास्ते से जा रहे हैं, हमने किस रास्ते का चयन किया है, किस मार्ग है, पाथ है, उसका चयन किया है, उसी के अकॉर्डिंग ही समय आ रहा है। तो फिर हम ऐसे कहते हैं कि जो समय होगा एक शहर ए से बी तक जाने में, वो क्या हो जाएगा, वो पाथ फंक्शन हो जाएगा, अर्थात मार्ग का फलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मार्ग चेंज करेंगे तो समय की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसमें आपको डाउट तो नहीं कोई? ये हो गया आपका मार्ग फंक्शन या पाथ, जो आपका पाथ फंक्शन है, ये हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो दूसरा अपना क्या है, बिंदु फलन, पॉइंट फंक्शन, या इसी को हम लोग ऐसे कहते हैं अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन। तो देखो इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अगर आपको कहीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है और वो इस बात पर निर्भर ना करे आपका जाना कि आप किस रास्ते से गए या किस प्रकार से गए, केवल आपकी स्थिति पर निर्भर करे कि आप पहुंच गए दूसरे बिंदु तक कि नहीं पहुंचे, तो ऐसे वाले फंक्शन को हम क्या कह देंगे, ऐसे फंक्शन को हम कह देंगे अवस्था का फलन। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लो, हमें यहाँ पे ये बताना है कोई व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक जा रहा है व्यक्ति, इसको हम चलो नाम दे रहे हैं, चलो इसको हमने कह दिया जयपुर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आगरा हो गया। कोई व्यक्ति शहर ए जयपुर से आगरा तक जा रहा, अलग अलग रास्तों से जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग व्यक्ति, एक पी है, एक क्यू है, ये आ रहा है। हम कहेंगे क्या बताओ, तीनों व्यक्ति आगरा पहुंचेंगे, इस बात पे बताओ, आगरा पहुंचने बताओ, जो यहाँ से जो व्यक्ति चल रहे हैं वो यहाँ पे आगरा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप तो यहाँ से चले हैं, रास्ता सीधे सीधे वहां तक पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। हमें यहाँ से आपसे ये पूछ रहे हैं क्या क्या तीनों व्यक्ति आगरा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो आप कहोगे हाँ पहुंच गए। हम ये नहीं पूछ रहे कितना समय लिया, किस व्यक्ति ने कितना समय लिया, किस व्यक्ति ने कितना समय लिया। तीन रास्तों से तीन व्यक्ति आगरा तक गए, क्या तीनों व्यक्ति आगरा पहुंच गए? पी वाला भी पहुंच जाएगा, क्यू वाला भी पहुंच जाएगा, आर वाला भी पहुंच जाएगा, किसी भी रास्ते से जाए वो आगरा पहुंच जाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे आगरा पहुंचने की या बी शहर पे पहुंचने का जो आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे हाँ ए से गया बी तक पहुंच गया। तो आगरा बी पे पहुंचने का जो फंक्शन होगा, ऐसे कह लो आगरा बी जो होगा वो पॉइंट फंक्शन है। क्यों? आप तो पॉइंट ए से चल गए, पॉइंट बी तक आपका आगरा है, वहां पे पहुंचना है, किसी भी रास्ते से जाओ, कैसे भी जाओ, आगरा आप बी पे पहुंच जाओगे। तो अगर हम कहेंगे समय, तो आपको समय तो अलग अलग लगेगा, एक शहर से दूसरे शहर आप जा रहे हो तो समय तो अलग अलग लगेगा, तो समय हो जाएगा आपका मार्ग का फंक्शन या इसी तरह पाथ फंक्शन। हम कहेंगे आगरा शहर बी पे पहुंचना, तो आप कहोगे जो बी पे पहुंचना, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं बी पे पहुंचना हो जाएगा आपका स्टेट फंक्शन हो जाएगा या पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। शहर बी पे पहुंचना, इस बात से कोई मतलब नहीं आप किस रास्ते से आए, हम आपके पूछेंगे शहर बी पे पहुंच गए तीनों व्यक्ति, आप कहोगे पहुंच गए। तो ऐसा कोई भी फंक्शन, चूंकि हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के फंक्शनों को देखेंगे। जैसे हम क्या देखेंगे, वर्क क्या होता है, किस प्रकार का फंक्शन होता है, हीट क्या होती है, किस प्रकार की फंक्शन होती है, मैकेनिकल एनर्जी वो किस प्रकार का फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी वो किस प्रकार का फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि पाथ फंक्शन क्या है और स्टेट फंक्शन आपका क्या है। क्लियर है? चलो तो देखो दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं कि जो वर्क है वो कैसा है, स्टेट फंक्शन होता है। अब कैसे होता है इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं जरा। जो वर्क होगा वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा, इसको हम लोग समझते हैं। ये तो हमें जो वर्क जो होगा वो कैसा होगा, पाथ फंक्शन होगा, इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है। अब वर्क को हम देख रहे हैं एज अ पाथ फंक्शन होता है, तो कैसे होता है इसको हम समझ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, हमने ये माना कि कोई थर्मोडायनामिक्स निकाय रहा होगा, किसी पोजीशन इनिशियल पोजीशन आई में रहा होगा। हमने माना एक थर्मोडायनामिक जो सिस्टम है वो यहाँ पे है, इस पोजीशन में, और वो इनिशियल पोजीशन आई से फाइनल पोजीशन एफ में जाता है। ए यहां से आई से एफ में जाता है, यहां से आई से एफ में जा रहा, तथा उसके जाने की प्रकार की जो संभावना है, जो रास्ते हैं, वो तीन प्रकार के रास्ते से जा सकता है। पहले कैसा, आई से वो स्मॉल ए तक गया और ए से कहां तक चला गया, एफ तक चला गया। समझना आप देखो दोस्तों कि कोई भी थर्मोडायनामिक्स जो सिस्टम है, जो निकाय है, उसको अवस्था आई से या ऐसे कह लो पॉइंट आई से, इनिशियल पॉइंट आई से फाइनल पॉइंट एफ तक जाना है। और एफ तक जाने में क्या है, वो किसी भी रास्ते का प्रयोग कर सकता है। हमें बताना कार जो आपका वर्क है वो मार्ग का फंक्शन है, पाथ का फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो हमने क्या किया, तीन अलग अलग रास्ते ले लिए। हमने माना पहले जो सिस्टम है आई से ए तक गया और ए से एफ तक चला गया, इस रास्ते को हमने नाम दे दिया 1। दूसरा आई से
आई से बी तक गया और बी से कहां तक चला गया, बी से, इसी को ऐसे कह लो, आई से ई तक गया और ई से कहां तक चला गया, एफ तक चला गया, इसको हमने नाम दे दिया 2। और तीसरा क्या है, आई से स्मॉल बी तक गया और बी से कहां पे चला गया, एफ तक चला गया, तो इसको हमने नाम दे दिया तीसरा रास्ता ही है। देखो 3 अलग अलग फंक्शन हो, पाथ हो गए अपने। तो हमें ये निकालना है कि अब जो इनिशियल कंडीशन आई है, आई से एफ तक जाने में जो सिस्टम है, जो 3 अलग अलग रास्ते चुने हैं सिस्टम ने, इसको अलग अलग रास्तों से जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। देखो हम लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं। देखा दोस्तों, एक ग्राफ बना हुआ है पीवी डायग्राम, तो हम लोग पहले देखते हैं कौन सा, फर्स्ट वाला पाथ, कौन सा पाथ, आई ए और एफ, इस वाले पाथ की हम लोग चर्चा करते हैं। कौन से पाथ से, पाथ आई ए एफ, इस वाले पाथ में जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या किस प्रकार से होगा, तो उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो इसको हम मान ले रहे, ये वाला जो वर्क होगा वो कितना होगा, वर्क डन, डब्ल्यू वन मान लिया हमने। देखो दोस्तों एक बात बताओ, जब हम आई से स्मॉल ए तक जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर में कितना चेंज होगा, P1 से P2 तक हो जाएगा, लेकिन B1 में कितना चेंज होगा, B1 में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक कैसा चेंजेस होगा, एक कैसा किस प्रकार का प्रक्रम हो गया, समायतनिक प्रक्रम हो गया, अर्थात वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन कितना होगा, 0। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पुराने लेक्चर में। ठीक है, आगे अब हम गए स्मॉल ए से स्मॉल एफ तक। जब ए से एफ तक गए तो देखो हमें यहाँ पे कार्य कितना करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई पीवी डायग्राम दिया हुआ है तो हम डायग्राम से सीधा सीधा कार्य निकाल सकते हैं, वर्क डन हम निकाल सकते हैं, कितना वर्क डन है। तो जो वर्क डन होता है उस पीवी डायग्राम का वॉल्यूम अक्ष के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। जो एरिया जो होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो ए से एफ तक जाने में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो क्षेत्रफल या एरिया किसके बराबर हो जाएगा, कौन सा एरिया कवर कर रहा है ये वाला पीवी डायग्राम, ए एफ, इसको हम नाम दे दे रहे, चलो सी और ये डी, ए एफ सी और डी। इतना देखो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है ये वाला, ये वाली जो लाइन है ए से एफ तक, या ये जो डायग्राम है पीवी डायग्राम, वो कौन सा एरिया कवर कर रहा है, वॉल्यूम अक्ष के रिस्पेक्ट में ये पूरा एरिया। तो ये हो जाएगा देखो अपना ए एफ सी और डी। इसी को ऐसे रख लो, W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एरिया कौन सा, ए एफ सी और डी। देखो दोस्तों हम इसको ऐसे निकाल लें कि इसको ऐसे बोलते हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया, एक रेक्टेंगल है ए एफ और सी और डी, इसका एरिया निकालना है हमारे लिए। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, गुणा कर दो दोनों का, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो अगर हम बात करें तो इस ए वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ए वाली, और ए वाली लेंथ देख लो। तो देखो ए वाली लेंथ क्या है, ए वाली लेंथ क्या बता रही है, प्रेशर को व्यक्त कर रही है। ये वाली इस वाली अक्ष जो कौन सी अक्ष है, ये वाली, ये प्रेशर अक्ष हो गई, और ये कौन सी अक्ष हो गई, ये वॉल्यूम अक्ष हो गई। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी ये लंबाई मान ले रहे, इसको लेंथ मान ले रहे, देखो इसको चौड़ाई मान ले रहे। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है V2 और यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा P2 के बराबर। यहाँ तो प्रेशर P1 है लेकिन यहाँ पे P2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। तो इसको ऐसे कहते हैं क्या, P2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, V2 माइनस का V1। ठीक है, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। तो ये कौन सा वर्क डन हमने निकाल लिया, ये वर्क डन हमने निकाला है कि रास्ता कौन सा, अपना पाथ कौन सा, आई ए एफ, यहां से यहां तक जाना है, आई से एफ तक जाना है, पहले रास्ते में कितना कार्य करना है। दूसरा देखो, अब हम दूसरा पाथ कौन सा ले रहे हैं, पाथ अपना हो गया कौन सा, आई ई एफ, आई ई एफ। देखो दोस्तों अब हमें बताना है कि वर्क डन आई ई एफ में कितना होगा। तो आई एफ में वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें तो देखो कोई रेक्टेंगल नहीं बता, उसमें तो रेक्टेंगल बन रहा था, तो हमने सीधा सीधा सॉल्व कर लिया था। तो वर्क डन निकालना में आता है, अगर आपको पीवी डायग्राम दिया हुआ है किसी भी सिस्टम का तो उसका वर्क डन हम निकाल लेंगे। किसी भी सिस्टम में किसी प्रोसेस में अगर आपको पीवी डायग्राम दिया हुआ है तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, सीधा सीधा कि उस पीवी डायग्राम का वॉल्यूम अक्ष के रिस्पेक्ट में कवर किया गया एरिया, तो इसको हमने मान लिया W2, ये वर्क डन हो गया। और किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, और कौन सा क्षेत्रफल देखो, आई ई एफ सी डी, आई
ई एफ सी डी। इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? चूंकि ये क्षेत्रफल कैलकुलेट करना आसान नहीं है तो इसको हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, वरना हम लोग कर भी सकते हैं। देखो इसका अलग से एरिया निकाल लो, इसका अलग से एरिया निकाल लो, बट इसका एरिया देखो एक कर्व है और कर्व का हमें पूर्ण जानकारी होना चाहिए तो हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं। जब सवाल आएंगे तो वहां पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं थर्ड पाथ की। तो अपना थर्ड पाथ कौन सा हो गया? तीसरा रास्ता कौन सा हो गया? देखो दोस्तों आई बी और एफ, आई वी और एफ, ये हो गया आपका तीसरा पाथ। तो एक बार बताओ दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे वर्क डन को मान लीजिए कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा W3। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे? आई से बी तक जाने में, आई से बी तक जाने में कितना हमें वर्क डन करना, कितना कार्य करना पड़ा वो निकाल लेंगे। उसके बाद बी से एफ तक जाने में वर्क डन कितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। देखो बी से एफ तक जाने में जो वर्क डन होगा उसमें क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा ये तो 0 हो गया। इसको हमें कैलकुलेट करना है कि आई से बी तक जाने में वर्क डन कितना है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं क्या, ये वाला वर्क डन कितना हो जाएगा आई से बी तक जाने में? एरिया कौन सा? इस अक्ष का इसके साथ कवर किया गया क्षेत्र, तो ये हो जाएगा एरिया कौन सा? आई बी सी डी, ये वाला पूरा एरिया, प्लस यहां से यहां तक जाने में वर्क डन जो कि कितना आएगा? 0 आएगा। देखो W3 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एरिया कितना? क्षेत्रफल आई बी सी डी। इसको देख लो, ये वाला एरिया निकालना है आई बी सी और डी। तो देखो दोस्तों ये भी एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है? बड़ा है, आसानी से कैसे निकालेंगे हम लोग? लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। तो देखो एक बार बताओ, इसको लंबाई मान ले ले, इसको चौड़ाई मान ले ले। तो देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस v2 माइनस का v1, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी p1 के बराबर। तो इसको हम लिख दे रहे p1 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? v2 माइनस का p1। इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट है दोस्तों यहां तक? तो देखो यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या निकाला कि कोई सिस्टम इनिशियल कंडीशन आई से एफ तक जा रहा 3 अलग अलग रास्तों से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो उसमें 3 अलग अलग रास्तों में किया गया कार्य या वर्क डन जो है वो कितना है? तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये W1, ये W2, ये W3। अब देखो दोस्तों आप एक बात बताओ, तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा जो वर्क डन है वो किस वाले रास्ते में करना पड़ा? जो सबसे ज्यादा एरिया होगा, क्योंकि वर्क डन एरिया को व्यक्त करना कि नहीं करना? तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है? W1 में है कि W2 में है या W3 में? आप लोग थोड़ा देख के बताओ। ये वाला एरिया क्या है? ये पूरा वाला एरिया, मतलब ये क्या है? W1। W2 क्या है? ये वाला एरिया। और W3 क्या है? ओनली ये वाला एरिया। तो ऐसे कहते हैं W1 बड़ा है किससे? W2 से, और W2 बड़ा है किससे? W3 से। ठीक है, अर्थात तीनों रास्तों में जो किया गया जो कार्य है वो कैसा है? वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा? जो वर्क होता है, जो वर्क होता है वो क्या होता है? वो पाथ पे डिपेंड करता है, या पाथ का फंक्शन होता है। तो वर्क जो है वो पाथ का फंक्शन है। किस प्रकार से? अगर आप यहां से यहां तक जा रहे हैं फर्स्ट पाथ से, आपको अलग वर्क करना पड़ा। आप जब सेकंड पाथ से जा रहे हैं आपको अलग वर्क करना पड़ा। तो जब आप थर्ड पाथ से जा रहे हैं तो आपको अलग वर्क करना पड़ा। देख लो आप, W1 अलग है, W2 अलग है और W3 अलग है। सबसे ज्यादा क्या है? W1 है, उससे छोटा W2 है, उससे छोटा W3 है। अर्थात इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वर्क जो होता है वो कैसा होता है? वो पाथ का फंक्शन होता है। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद देखो हम लोग चर्चा करते हैं कि और दूसरे जो फंक्शन है, जैसे आपका हीट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, और भी कई प्रकार से है। इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं या फिर स्टेट फंक्शन होते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, तो जो वर्क होता है वो मैकेनिकल एनर्जी ही होता है। तो सीधे सीधा हम ऐसे कह सकते हैं जब वर्क जो अपना है वो पाथ का फंक्शन है, तो फिर मैकेनिकल एनर्जी भी है वो भी कैसी है? पाथ की फंक्शन होगी। या जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? वो भी पाथ का फंक्शन होती है। क्यों? क्योंकि वर्क ही क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। तो दो चीजें आपकी क्लियर होगी, एक तो आपका वर्क पाथ का फंक्शन हो गया,
दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया मैकेनिकल एनर्जी भी पाथ का फंक्शन हो गया। अब देखो दोस्तों थोड़ा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो पाथ का फंक्शन होती है या फिर स्टेट फंक्शन होती है, या फिर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस प्रकार से होती है, पाथ का फंक्शन होती है या फिर पॉइंट का फंक्शन होती है, वो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें अच्छे से। धन्यवाद। बाकी का हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद दोस्तों।